आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और फिजिक्स में पेपर है मैकेनिक्स और मैकेनिक्स में चैप्टर निर्देश तंत्र और निर्देश तंत्र में आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग है रूपांतरण समीकरण के प्रकार। रूपांतरण समीकरण के प्रकार और इसमें पॉइंट नंबर ए लगाओ समय अन आश्रित रूपांतर समीकरण। समय अन आश्रित रूपांतर समीकरण। अन आश्रित का मतलब क्या होता है? अन आश्रित का मतलब होता है निर्भर नहीं करना। मतलब समय पर निर्भर नहीं करना, मतलब ऐसी रूपांतर समीकरण जो क्या करे, समय पर निर्भर ना करे। मतलब सीधा सा मतलब दिख रहा है हेडिंग का, ऐसी रूपांतर समीकरण जो क्या नहीं करे, समय पर निर्भर नहीं करे, क्या कहलाती है? समय अन आश्रित रूपांतर समीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ध्यान से देखना। देखो हमारे पास क्या है, कोई एम द्रव्यमान का क्या है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है। एम द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रिक पोल है और ये किस अवस्था में? विराम अवस्था में। किस अवस्था में? विराम अवस्था में। अब यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या बैठा, कोई व्यक्ति खड़ा है। यहाँ पर क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है। पॉइंट पी पे कोई वस्तु विद्यमान है और एम द्रव्यमान किया और किस अवस्था में? विराम अवस्था में। और क्यू पॉइंट पर क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है। क्यू पॉइंट पर क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है और ये व्यक्ति क्या बता रहा है? इस वस्तु की स्थिति बता रहा है। क्या बता रहा है? इस वस्तु की स्थिति बता रहा है। तो वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। ये आप सभी जानते हो। तो ये तो एक्स हो गई और ये कौन सी होगी? वाई, और ये कौन सी हो गई? जेड हो गई। देखो, और ये किस अवस्था में बता रहा है? विराम अवस्था में बता रहा है। अब देखो, इसने टी बराबर 0 सेकंड पर देगा। टी बराबर 0 सेकंड का मतलब प्रारंभिक अवस्था में देगा। तो ये वस्तु किस पोजीशन पर है, मतलब इसकी स्थिति कहाँ पर है? पी पॉइंट पर है। फिर इसने क्या देखा, इस निर्देश तंत्र बताता है 1 सेकंड पर इसकी स्थिति में क्या नहीं हो रहा, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर टी बराबर 2 सेकंड पर, टी बराबर 2 सेकंड पर भी इस वस्तु की क्या नहीं हो रही, स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब समय बढ़ने पर वस्तु में क्या नहीं आ रहा, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या नहीं कर रहा है, यह वस्तु समय पर निर्भर नहीं कर रही है। ये वस्तु क्या नहीं कर रही है, समय पर निर्भर नहीं कर रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण। समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण। तो देखो, तो इसमें देखो परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये कोई एम द्रव्यमान का क्या है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है और ये किस अवस्था में? विराम अवस्था में। किस अवस्था में? विराम अवस्था में। ध्यान से देखना, यहाँ से क्या जा रही है? एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जा रही है और इस इलेक्ट्रिक ट्रेन में क्या बैठा है? कोई व्यक्ति बैठा है और ये व्यक्ति बैठा है और इस इलेक्ट्रिक पोल के बारे में बताता है। ये व्यक्ति क्या बता रहा है? इस इलेक्ट्रिक पोल के बारे में बता रहा है, मतलब इस वस्तु की स्थिति बता रहा है। और इस ट्रेन का वेग क्या? नियत है, नियत वेग है। मतलब वे वेग से क्या चल रही है? आगे की ओर चल रही है। अब क्या बता रहा है ये व्यक्ति? क्या बता रहा है? इस इलेक्ट्रिक पोल की स्थिति बता रहा है, मतलब स्थान बता रहा है। तो ये व्यक्ति क्या कहलाएगा? एक निर्देश तंत्र कहलाएगा। ये आप सभी जानते हो। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोल है, इस व्यक्ति को कैसा नजर आ रहा है? पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। वी वेग से क्या नजर आ रहा है? पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो वेग है वो क्या है? नियत है। यहाँ पर वेग नियत है। तो इस वेग का क्या करते हैं? मापन करते हैं। इस वेग का मापन करते हैं टी बराबर 0 सेकंड पर। टी बराबर 0 सेकंड वेग कितना? वी है। फिर टी बराबर 1 सेकंड पर भी जो वेग है वो कितना मिल रहा है? वी मिल रहा है। और टी बराबर 2 सेकंड पर भी जो वेग है वो कितना मिल रहा है? वी मिल रहा है। इसका मतलब जो वेग है वो क्या? नियत है। नियत है मतलब समय पर निर्भर नहीं कर रही है। अगर कांस्टेंट आ रहा है, क्या आ रहा है? नियत चीज़ आ रही है, तो वो क्या नहीं कर रही? समय पर निर्भर नहीं कर रही, मतलब समय के सापेक्ष वो परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो परिभाषा किस प्रकार से लिखी हुई है। यहाँ पर देखो परिभाषा किस प्रकार से लिखी हुई है। परिभाषा लिखी हुई है, देखो पैडिंग लगाना, समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण। वह समीकरण जो समय पर निर्भर ना करे, समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण कहलाती है। ये तो हो गई कि परिभाषा। अब इसकी क्या लिखो? एग्जाम्पल लिखो। पहला एग्जाम्पल लिखना, स्थानांतरित
स्थानांतरित का मतलब क्या होता है? विराम अवस्था में या स्थिर अवस्था में। स्थानांतरित निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। सेकंड पॉइंट लगाना, नियत वेग से कॉस्ट में लिख लेना एक समान वेग से। एक समान वेग से या नियत वेग से निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण ये हो गया। सेकंड लगाना, समय आश्रित रूपांतर समीकरण, मतलब ऐसी रूपांतर समीकरण जो क्या करे, समय पर निर्भर करे। तो क्या कहलाती है? समय आश्रित रूपांतर समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? समय आश्रित रूपांतर समीकरण। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। किसके माध्यम से? एग्जाम्पल के। ध्यान से देखना, ये कोई इलेक्ट्रिक पोल है, ये कोई एम द्रव्यमान की क्या इलेक्ट्रिक पोल है, और ये क्या जा रही है? कोई ट्रेन जा रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेन जा रही है, और इसका जो वेग है वो क्या है? एस समान है। क्या है? एस समान वेग से जा रही है। मतलब समय के सापेक्ष इसका जो वेग बदल रहा है, समय के सापेक्ष ट्रेन का क्या बदल रहा है? वेग बदल रहा है। और ये यहाँ पर क्या बैठा है? कोई व्यक्ति बैठा है, और ये व्यक्ति क्या बता रहा है? इस इलेक्ट्रिक पोल की क्या बता रहा है? स्थिति बता रहा है। मतलब इस इलेक्ट्रिक पोल का क्या बता रहा है? वेग बता रहा है। तो ये वेग क्या जा रहा है? इस दिशा में जा रहा है, और इसका जो वेग है वो क्या है? एस समान है। एस समान वेग है, मतलब इसने क्या किया? t बराबर 0 सेकेंड पर इसका वेग v1 मिला, और t बराबर 1 सेकेंड पर इसका वेग क्या मिला? v2 मिला, और t बराबर 2 सेकेंड पर इसका वेग क्या मिला? v3 मिला। मतलब समय के सापेक्ष वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। मतलब समय के सापेक्ष क्या हो रहा है? वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो मतलब ये जो यहाँ पर क्या हो रहा है? समय पर निर्भर कर रही है। मतलब वह समीकरण जो समय पर क्या करें? निर्भर करें, क्या कहलाती है? समय आश्रित रूपांतर समीकरण कहलाती है। समय आश्रित रूपांतर समीकरण कहलाती है। अब देखो, समय आश्रित रूपांतर समीकरण, वह समीकरण जो समय पर क्या करें? निर्भर करें, समय आश्रित रूपांतर समीकरण कहलाती है। तो देखो नेक्स्ट, देखो इसके एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, एग्जाम्पल फर्स्ट है असमान वेग से असमान वेग से निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। रूपांतर समीकरण। सेकंड एग्जाम्पल है गोनीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट हम निकालेंगे, ध्यान से देखना, फर्स्ट हम निकालेंगे स्थानांतरित निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण निकालेंगे। सेकंड हम निकालेंगे नियत वेग या असमान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण हम निकालेंगे। और तीसरे पॉइंट पर हम निकालेंगे असमान वेग से, ये तो नियत वेग से हो गया, ये तो किससे हो गया? नियत वेग या एक समान वेग से निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण हो गई। और ये हो गई असमान वेग से निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण हो गई। और चौथा पॉइंट है गोनीय निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। तो आपका चैप्टर नंबर जो 5 है इसका क्या हो जाएगा? एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके 2 पार्ट है। इस चैप्टर के आपके कितने पार्ट हैं?
दो पार्ट है। सेकंड पार्ट में कौन आएगा, गैलीलियन रूपांतरण आएगा। कौन आएगा, गैलीलियन रूपांतरण आएगा। तो फर्स्ट आप हेडिंग लगा लो, फर्स्ट आप हेडिंग लगा लो, स्थानांतरित निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। रूपांतरण समीकरण। फर्स्ट हेडिंग लगाओ, स्थानांतरित निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। रूपांतर समीकरण में कितने निर्देश तंत्र लेते हैं ये आप सभी पता है, ये आप सभी को पता है। स्थानांतरित निर्देश तंत्र में, स्थानांतरित निर्देश तंत्र का मतलब है स्थिर अवस्था में। रूपांतर समीकरण में कितने निर्देश तंत्र लेते हैं, दो निर्देश तंत्र लेते हैं। मतलब यहाँ पर हमको कितने निर्देश तंत्र लेने, दो निर्देश तंत्र लेने। कितने निर्देश तंत्र लेने, दो निर्देश तंत्र लेने। पहला लिखो, एक तो एस निर्देश तंत्र और एक एस प्राइम निर्देश तंत्र। तो ले यहाँ पर देखो, ये तो क्या है, कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पे क्या कोई वस्तु विद्यमान है और यहाँ पर क्या बैठा है, कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति क्या बता रहा है, इस वस्तु की स्थिति बता रहा है। तो ये व्यक्ति क्या कहलाएगा, एक निर्देश तंत्र कहलाएगा। ये तो x हो गई और ये y हो गई और ये z हो गई। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया और स्थिति सदिश इसका r वेक्टर हो जाएगा। कितना होगा, r वेक्टर होगा। इसको रुकना एक मिनट आप, यहां पर बनाओ आप पॉइंट P और ये निर्देश तंत्र क्या बता रहे हैं, इस बिंदु P के निर्देश बिंदु बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, x, y और z। और इस निर्देश बिंदु को क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। और सेकंड जो व्यक्ति है वो यहाँ पर है, इस पोजीशन पर है, इस स्थान पर है। ये क्या बता रहा है, इस वस्तु की स्थिति बता रहा है। दोनों निर्देश तंत्र किस अवस्था में, विराम अवस्था में। मूल बिंदु O प्राइम। अब देखो, इस निर्देश तंत्र का क्या नाम दे दें, एस निर्देश तंत्र। क्या नाम दूं मैं, एस निर्देश तंत्र नाम। और इस निर्देश तंत्र का हम क्या नाम दें, एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस प्राइम निर्देश तंत्र। यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एस प्राइम निर्देश तंत्र। अब देखो, स्थिति सदिश की बात करें इस निर्देश तंत्र की, कितना होगा, आर वेक्टर प्राइम होगा। कितना होगा, आर वेक्टर प्राइम होगा। ये क्या होगी, एक्स प्राइम होगी और ये क्या होगी, वाई प्राइम होगी और ये क्या होगी, एक्स जेड प्राइम होगी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दोनों निर्देश तंत्र कितनी दूरी पर उपस्थित है, दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी हम कितनी मान लें, आर वेक्टर नोट मान लें। कितनी मान लें, आर वेक्टर नोट माने। कितनी मान रहे, आर वेक्टर नोट मान रहे। अब देखो यहाँ से डायग्राम में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एस प्राइम निर्देश तंत्र, कौन सा निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र। ये जो एस प्राइम निर्देश तंत्र है, ये बिंदु P के निर्देश तंत्र, निर्देश बिंदु किस प्रकार से बताता है, ये निर्देश तंत्र बताता है, निर्देश बिंदु बताता है एक्स प्राइम और वाई प्राइम
और जेड प्राइम। इस निर्देश बिंदु को क्या बोलते हैं? निर्देशांक बिंदु बोलते हैं। जो ये दोनों जो है दोनों क्या कहलाएंगे? निर्देशांक बिंदु कहलाएंगे। मतलब एक ही वस्तु के कितने निर्देशांक आ रहे हैं? 2 निर्देशांक आ रहे हैं। एक ही वस्तु के कितने निर्देशांक आ रहे हैं? 2 निर्देशांक आ रहे हैं। किसके कारण आ रहे हैं? 2 निर्देश तंत्र के कारण आ रहे हैं। किसके कारण आ रहे हैं? 2 निर्देश तंत्र के कारण आ रहे हैं। ये डायग्राम बनाओ आप। अब देखो यहां से मैं आपसे पूछूं आर वेक्टर क्या है? यहां पर आर वेक्टर क्या है? यहां पर आर वेक्टर है एस प्राइम निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश है। क्या है? आर वेक्टर प्राइम क्या है? आर वेक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसकी बात करते हैं। यहां पर आर वेक्टर क्या है? एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश है। एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश है। अगर मैं आपसे पूछूं आर वेक्टर प्राइम क्या है? आर वेक्टर प्राइम क्या है? एस प्राइम निर्देश तंत्र का क्या है? स्थिति सदिश है। एस प्राइम निर्देश तंत्र का क्या है? स्थिति सदिश है। अगर मैं आपसे पूछूं आर वेक्टर नोट क्या है? आप बताओगे दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी है। दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी है। तो यहां तक आपको आर वेक्टर प्राइम और आर वेक्टर नोट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके मैं क्या लिख रहा हूं? कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो पहला पॉइंट लिखा है, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट लिखा है माना 2 निर्देश तंत्र एस तथा एस प्राइम है और दोनों निर्देश तंत्र के मूल बिंदु ओ तथा ओ प्राइम है। देखो हमने क्या माने? 2 निर्देश तंत्र माने। एक तो कौन सा माना? एस निर्देश तंत्र माना है और एक कौन सा माना? एस प्राइम निर्देश तंत्र माना है। दोनों निर्देश तंत्र के मूल बिंदु है ओ तथा ओ प्राइम है। दोनों निर्देश तंत्र के मूल बिंदु क्या है? ओ तथा ओ प्राइम है। नेक्स्ट देखो एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश क्या है? आर वेक्टर है तथा एस प्राइम निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश क्या है? देखो एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश क्या है? आर वेक्टर है तथा एस प्राइम निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश क्या है? आर वेक्टर प्राइम है। क्या है? आर वेक्टर प्राइम है। और बिंदु पी के निर्देशांक क्या है? बिंदु पी के 2 निर्देशांक आ रहे हैं। एक तो किसके कारण आ रहे हैं? एस निर्देश तंत्र के कारण आ रहा है और एक किसके कारण आ रहा है? एस प्राइम निर्देश तंत्र के कारण है। एस निर्देश तंत्र के कारण निर्देशांक क्या आ रहे हैं? एक्स वाई जेड आ रहे हैं और एक्स प्राइम निर्देश तंत्र के निर्देशांक क्या आ रहे हैं? एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम आ रहे हैं। दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी कितनी है? आर वेक्टर नोट है। कितनी है? आर वेक्टर नोट है। यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगा लो गणितीय विश्लेषण। इसके बाद आप हेडिंग लगाओ गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण में फर्स्ट लगाओ, फर्स्ट पॉइंट है स्थिति रूपांतर समीकरण। गणितीय विश्लेषण में फर्स्ट पॉइंट लगाओ स्थिति रूपांतर समीकरण। तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? स्थिति रूपांतर समीकरण की परिभाषा लिखनी है और यह परिभाषा हम पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देखो किसी वस्तु की स्थिति एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, उसी वस्तु की स्थिति दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात हो तो दोनों स्थितियों के मध्य संबंध बताने वाली समीकरण क्या कहलाती है? स्थिति रूपांतर समीकरण कहलाती है। अब आपको देखो डायग्राम में आपको एक त्रिभुज आपको नजर आ रहा है। डायग्राम में एक त्रिभुज आपको नजर आ रहा है ओ प्राइम और पी, यह आपको त्रिभुज नजर आ रहा है। इस त्रिभुज में मैं क्या लगा लूँ? सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा लूँ। क्या लगा लूँ? सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो देखो सदिश योग का त्रिभुज नियम, त्रिभुज है ओ प्राइम पी में। त्रिभुज कौन सा है? ओ प्राइम पी में। देखो ये तो ओ और ये ओ प्राइम और ये पी प्राइम। देखो यहाँ से देखो सदिश योग का त्रिभुज नियम है वो। देखो ये जो रेखा है, ये ओपी जो रेखा है, ये किसके बराबर होगी? ओ प्राइम ओ और ओ प्राइम तथा ओ प्राइम और पी के बराबर होगी।
ये जो रेखा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो रेखा है ये किसके बराबर होगी? सदिश योग का त्रिभुज नियम से आप पढ़ चुके हो। ये ओपी रेखा, ओपी वेक्टर किसके बराबर होगी? ओपी वेक्टर होगी ओ प्राइम वेक्टर और प्लस ओ प्राइम पी वेक्टर के बराबर होगी। और देखो ओपी वेक्टर कितना दे रखा है? आर वेक्टर दे रखा है। कितना दे रखा है? आर वेक्टर दे रखा है। और ओ प्राइम कितना दे रखा है? आर वेक्टर नोट दे रखा है। कितना दे रखा है? आर वेक्टर ने नोट दे रखा है। ओ प्राइम पी कितना दे रखा है? आर वेक्टर प्राइम दे रखा है। कितना दे रखा है? आर वेक्टर प्राइम दे रखा है। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी। अब आपको जो ये आर वेक्टर नोट आपको नजर आ रहा है, इसको मैं क्या भेज दूँ? इधर भेज दूँ, तो ये किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो आपके पास आर वेक्टर प्राइम क्या होगा? आर वेक्टर प्राइम होगा बराबर आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर नोट। इसको आप क्या दे देना? समीकरण नंबर 1 दे देना। समीकरण नंबर 1 ही क्या कहलाती है? स्थिति रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। समीकरण नंबर जो 1 है वो किसको व्यक्त करती है? स्थिति रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आर वेक्टर डैश क्या है? यहाँ पर आर वेक्टर प्राइम क्या है? एस प्राइम निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश है। कौन से निर्देश तंत्र का? एस प्राइम निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश है। और आर वेक्टर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आर वेक्टर है एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश है। इससे क्या माइनस हो रहा है? दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी माइनस हो रही है। ये लो, ये क्या बताती है? समीकरण नंबर 1 क्या बताती है आपको? स्थिति रूपांतर समीकरण को बताती है। किसको बताती है? स्थिति रूपांतर समीकरण को बताती है। मतलब समीकरण जो ए है वो क्या होती है? दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य जो संबंध होती है, उस संबंध को हम क्या कहते हैं? स्थिति रूपांतर समीकरण कहते हैं। यहाँ पर देखो स्थिति रूपांतर में क्या है? संबंध है। इस संबंध को क्या बोलते हैं? स्थिति रूपांतर समीकरण बोलते हैं। सेकेंड लगाओ निर्देशांक रूपांतर समीकरण। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? निर्देशांक रूपांतरण की परिभाषा लिखनी है। परिभाषा आप पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हो। तो देखो परिभाषा आप किस प्रकार से दोगे? किसी वस्तु के निर्देशांक एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, उसी वस्तु के निर्देशांक दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, तो दोनों निर्देशांकों के मध्य संबंध बताने वाली समीकरण निर्देशांक रूपांतर समीकरण कहलाती है। तो देखो कण का स्थिति सदिश आप पढ़ चुके हो। कण का स्थिति सदिश पढ़ चुके हो। आर वेक्टर बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। इसी प्रकार से मैं लिखूं क्या? किसका लिखूं? स्थिति सदिश आर वेक्टर प्राइम का लिखूं। किसका लिखूं? आर वेक्टर प्राइम का क्या लिखूं? मैं स्थिति सदिश लिखूं तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा? एक्स वाई और जेड पर क्या लग जाएगा? प्राइम लग जाएगा। तो आर वेक्टर प्राइम क्या होता है? एक्स प्राइम आई के प्लस वाई प्राइम जे के प्लस जेड प्राइम के। इसी प्रकार से मैं क्या लिखूं? स्थिति सदिश आर वेक्टर नोट का लिखूं। किसका लिखूं? स्थिति सदिश आर वेक्टर नोट का लिखूं तो एक्स नोट आई के प्लस वाई नोट जे के प्लस जेड नोट के। इन तीन, अब देखो समीकरण नंबर 1 में मान रख दूं, ये सारे के सारे मान में कहाँ रख दूं? ये सारे के सारे जो मान हैं ये तीनों समीकरण में कहाँ रख दूं? समीकरण नंबर 1 में रख दूं, यहाँ पर रख दूं। तो यहाँ पर आप रखो, यहाँ पर रखो। देखो इस प्रकार से मैंने मान रख दिया है। अब देखो ये मैंने समीकरण नंबर 1 में मान रखा है। अब जो ये माइनस आपको नजर आ रहा है इसको मैं क्या कर दूं? अंदर गुणा कर दूं। तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है किसकी होगी? माइनस की होगी। तो यहाँ पर माइनस आ गया। अब देखो, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? आई कैप वाले टर्म को एक साथ लिख रहा हूँ। एक तो आई कैप इसमें आ रहा है और एक आई कैप इसमें आ रहा है। तो दोनों में से मैं क्या ले लूँ? आई कॉमन ले लूँ। तो आई कैप कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच रहा है? एक्स माइनस एक्स नॉट बच रहा है। इसी प्रकार से मैं जे कैप वाले टर्म को एक साथ लिखना चाहता हूँ। किसको लिखना चाहता हूँ? जे कैप वाले टर्म को मैंने क्या लिखा? एक साथ लिखा। इसी प्रकार से मैं के कैप वाले टर्म को एक साथ लिखना चाहता हूँ। तो के कैप वाले टर्म को मैंने क्या लिखा? एक साथ लिखा। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं? आई कैप जे कैप व कैप के गुणांकों की क्या कर लेते हैं? तुलना कर लेते हैं। देखो इधर आई कैप किस में आ रहा है? इधर इस टर्म में आई कैप आ रहा है और इसमें किसी में नहीं आ रहा है। इधर किस में आ रहा है? आई कैप इसमें आ रहा है। तो इन दोनों को क्या लिख दो? बराबर लिख दो इस प्रकार से। तो आई कैप और आई कैप क्या होगा? कैंसिल होगा। तो एक्स प्राइम बराबर क्या आ जाएगा? एक्स माइनस एक्स नोट आ जाएगा। इसी प्रकार से जे कैप का करो, इसी प्रकार से जे कैप का करो तो आपके पास ये समीकरण आएगी। इसी प्रकार से के कैप का करो तो के कैप का आप करोगे तो आपके पास क्या आएगी? ये समीकरण आएगी। इस पूरी टर्म को आप क्या दे दो? समीकरण नंबर 2 दे दो। समीकरण नंबर जो 2 है वो किसको व्यक्त कर रही है? निर्देशांक रूपांतर समीकरण को व्यक्त कर रही है। किसको व्यक्त कर रही है? निर्देशांक रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। पॉइंट नंबर 3 लगाओ, वेग रूपांतर समीकरण। पॉइंट नंबर 3 लगाओ, वेग रूपांतर समीकरण। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखनी? परिभाषा लिखनी। देखो परिभाषा पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हो। किसी वस्तु का
वेग एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, उसी वस्तु का वेग दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, तो दोनों वेगों के मध्य संबंध बताने वाली समीकरण वेग रूपांतर समीकरण कहलाती है। तो देखो समीकरण नंबर जो आपको 1 मिल रही है, देखो समीकरण नंबर 1 क्या है, ये रही समीकरण नंबर 1, ध्यान से देखना, ये समीकरण नंबर 1 है, आप पढ़ चुके हो। अगर मैं क्या करूं स्थिति का, किसका, स्थिति का मतलब आर वेक्टर का, आर वेक्टर का क्या कर दूं मैं, टी के सापेक्ष अवकलन कर दूं। किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर दें। तो आपको क्या प्राप्त होता है, वेग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, वेग प्राप्त होता है। अगर आप क्या करो, स्थिति का क्या कर दो, टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो अवकलन करने से आपको क्या प्राप्त होता है, वेग प्राप्त होता है। ये चीज आप पढ़ चुके हो। तो वेग रूपांतर समीकरण लिख लिया आपने। वेग रूपांतर समीकरण लिखने के बाद आप क्या कर दो, समीकरण ए का टी के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो समीकरण नंबर 1 क्या थी, ध्यान से देखना, वी वेक्टर प्राइम बराबर वी वेक्टर माइनस वी वेक्टर नोट थी। सॉरी समीकरण नंबर 1 थी आर वेक्टर प्राइम, सॉरी आर वेक्टर प्राइम बराबर आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर नोट थी, ये थी। इसका करो अवकलन, तो इसका क्या होगा, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर नोट सॉरी ये इसका आपको अवकलन करना है, आर वेक्टर प्राइम बराबर आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर नोट। इसका अवकलन करो टी के सापेक्ष, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर प्राइम बराबर डी अपॉन डी टी आर वेक्टर माइनस डी अपॉन डी टी आर वेक्टर नोट। इस प्रकार से अवकलन करना। तो ये मैंने क्या किया, अवकलन किया, कुछ नहीं किया। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पर जो आर वेक्टर नोट क्या है, आर वेक्टर नोट है दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी है। दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी क्या है, आर वेक्टर नोट है। क्या है, आर वेक्टर नोट है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, दोनों निर्देश तंत्रों की जो दूरी होती है वो क्या होती है, नियत होती है। क्या होती है, नियत होती है। और आप सभी जानते हो नियत होती है, तो इसका अवकलन कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अगर नियत है, कोई राशि क्या है, नियत है, उसका आप क्या कर रहे हो, अवकलन कर रहे हो, तो अवकलन का मान कितना आता है, 0 आता है। आप सभी जानते हो। तो आर वेक्टर क्या है, दो निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी है, जो क्या होती है, नियत होती है। और नियत का आप क्या करो, नियत राशि का अवकलन करने पर उसका मान कितना आता है, 0 होता है। तो यहाँ पर आप क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, तो आपके पास ये समीकरण प्राप्त होगी। और स्थिति के साथ क्या कर दे, टी के सापेक्ष अवकलन कर दे। किसके सापेक्ष, इस टी के सापेक्ष अवकलन करने पर वो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर प्राइम और डी अपॉन डी टी आर वेक्टर किस में परिवर्तन होगा, वी वेक्टर प्राइम। यहाँ पर देखो वी वेक्टर प्राइम है और यहाँ पर क्या है, वी वेक्टर प्राइम है। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो समीकरण नंबर 3 है, वेग रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है, वेग रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। नेक्स्ट लगाओ, नेक्स्ट त्वरण रूपांतर समीकरण। तो सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, त्वरण रूपांतर समीकरण की परिभाषा लिखनी है। ये परिभाषा हम पिछली वाली क्लास में देख चुके हैं। तो देखो यहाँ से, किसी वस्तु का त्वरण एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, उसी वस्तु का त्वरण दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, तो दोनों त्वरणों के मध्य संबंध बताने वाले समीकरण त्वरण रूपांतर समीकरण कहलाती है। अब आपके पास क्या त्वरण, देखो क्या होता है, हमारे पास क्या वेग है, और वेग का क्या कर दूं, टी के सापेक्ष अवकलन कर दूं। किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है। पुनः मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमारे पास वेग है और वेग का मैं क्या कर दूं, टी के सापेक्ष अवकलन कर दूं। क्या कर दूं, टी के सापेक्ष अवकलन कर दूं। किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर वेग का क्या कर दूं, टी के सापेक्ष अवकलन कर दूं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है। ये आप सभी जानते हो। तो देखो समीकरण नंबर जो 3 है वो किसका है, वेग की टर्म है। किसकी टर्म है, वेग की टर्म है। तो समीकरण नंबर 3 का टी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ये मैंने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। और टी के सापेक्ष वेग का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। तो ये क्या आ गई, समीकरण नंबर आपकी 4 त्वरण आ गई, त्वरण रूपांतर समीकरण आ गई। समीकरण नंबर 4 क्या मिल गई, त्वरण रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। आगे नेक्स्ट लगाओ, बल रूपांतर समीकरण। बल रूपांतर समीकरण, बल रूपांतर समीकरण को सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। तो देखो, किसी वस्तु का बल एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, उसी वस्तु का बल दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, तो दोनों बलों के मध्य संबंध बताने वाले समीकरण क्या कहलाती है, बल रूपांतर समीकरण कहलाती है।
समीकरण नंबर देखो 4 देखो, देखो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर एफ वेक्टर बराबर, मतलब बल बराबर क्या होता है, एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर होता है। क्या होता है, एम ए वेक्टर होता है, ये होता है न्यूटन का द्वितीय नियम। ये कहता है ना, बल बराबर होता है एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर होता है। अब ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 4 में मैं क्या कर दूं, दोनों तरफ एम से गुणा कर दूं। क्या कर दूं, दोनों तरफ एम से गुणा कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, बल मिल जाएगा। तो समीकरण नंबर 4 ये है। समीकरण नंबर 4 से ये देखो, ये समीकरण नंबर 4 है, दोनों तरफ क्या करें, एम से गुणा कर रहे हैं, तो दोनों तरफ एम से गुणा करने पर आपके पास ये समीकरण मिल रही है। न्यूटन के नियम से, न्यूटन के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन का नियम क्या कहता है, एफ बराबर एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर होता है। क्या होता है, एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर होता है। आपके पास समीकरण नंबर क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। समीकरण नंबर 5 बल रूपांतर समीकरण को क्या करती है, व्यक्त करती है। नेक्स्ट लगाओ संवेग रूपांतर समीकरण, नेक्स्ट लगाओ संवेग रूपांतर समीकरण। देखो सै का मतलब होता है सैंती, ध्यान से देखना, सै का मतलब होता है सैंती। सैंती का दूसरा नाम क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। और वेग को किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं। इसका मतलब एम और वेग, वी का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। एम और वी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं, पी वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी वेक्टर बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, संवेग रूपांतर समीकरण की परिभाषा लिखनी है। किसी वस्तु का संवेग एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, उसी वस्तु का संवेग दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, तो दोनों संवेगों के मध्य समन बताने वाली समीकरण क्या कहलाती है, संवेग रूपांतर समीकरण कहलाती है। तो देखो यह आपके पास क्या है, समीकरण 3। समीकरण 3 में मैं क्या कर दूं, दोनों तरफ एम से गुणा कर दूं, तो संवेग से, संवेग बराबर क्या होता है, पी वेक्टर बराबर एम वी वेक्टर होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, डैश आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, पी वेक्टर डैश बन जाएगा। और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, पी वेक्टर बन जाएगा। आपके पास क्या आ गई, समीकरण नंबर 6 आ गई। अब देखो समीकरण नंबर 6 किसको व्यक्त करती है, समीकरण नंबर 6 संवेग रूपांतर समीकरण को क्या करती है, व्यक्त करती है। ये आपका पॉइंट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। स्थानांतरित रूपांतर निर्देश तंत्र, स्थानांतरित जो निर्देश तंत्र है वो क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। स्थानांतरित निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण आपका फर्स्ट टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकंड करेंगे नियत वेग से निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण नेक्स्ट क्लास में।